गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है। पूरी जानकारी हिंदी में, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जी हाँ सर, आज हम इसी टाइटल पर चर्चा करेंगे। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि सीपीसी क्या है। कई लोग इस बारे में गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं। हालांकि एडवोकेट्स तो सभी जानते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है, लेकिन एक आम व्यक्ति ये नहीं जानता है कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता क्या होती है या दंड प्रक्रिया संहिता क्या होती है। कोई कानून के बारे में एक आम व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। इसलिए मेरा उद्देश्य और मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि हर एक आम व्यक्ति को ये पता चल सके कि आखिर ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यह कानून क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस संहिता में क्या क्या शामिल है, आदेश और नियम क्या हैं, इसके कुछ उदाहरण भी शामिल किए गए इसमें, और सीपीसी का उद्देश्य क्या है और सीपीसी का उपयोग कब होता है, सीपीसी के तहत अदालत की शक्तियां क्या हैं। इन सभी टॉपिकों पर हम आज चर्चा करेंगे। सीपीसी का संशोधन जो हुए इसमें, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सीपीसी में कुछ प्रमुख धाराएं उदाहरण के साथ हम समझेंगे और सीपीसी और सीआरपीसी में क्या फर्क है, और अंत में निष्कर्ष। ये सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे आपको पता लग सकेगा कि आखिर ये सीपीसी क्या है। कई व्यूअर्स ने मुझसे सवाल भी किया है। हालांकि मेरे अधिवक्ता साथी सभी विद्वान हैं, वो तो सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति जिसको कानून का पता नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उसके मन में उठने वाले सवालों को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो कि आखिर ये सीपीसी क्या है। इसके ऊपर मैंने सर एक ई बुक भी लिखी हुई है और डिटेल जानकारी मैं उस ई बुक के अंदर से आपको दूंगा। इस ई बुक में जो शामिल है, अध्याय 1 में परिचय है, अध्याय 2 में सिविल मुकदमों की प्रक्रिया है, अध्याय 3 में मुकदमों के प्रकार के बारे में बताया है, अध्याय 4 में निर्णय और न्यायिक निर्णय। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुल तीन महत्वपूर्ण निर्णय मैंने शामिल किए हैं जो मैं ई बुक के अंदर से आपको जानकारी दूंगा। और अध्याय 5 में सिविल प्रक्रिया में विवाद और समाधान किस प्रकार से निपटाए जाते हैं, सुलझाए जाते हैं अदालत में। और अध्याय 6 में विशेष प्रावधान और छूट इसमें क्या दी गई हैं। और अध्याय 7 में उदाहरण और प्रैक्टिस स्टडीज के बारे में इसमें मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। अब हम शुरू करते हैं सर। सबसे नंबर 1, कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे चलता हूं यहीं पे, और आगे की डिटेल जानकारी मैं आपको सर ई बुक के अंदर से दूंगा, जहां मैंने पूरी डिटेल के साथ आपके लिए लिखी है कि यह कानून क्या है आखिर। सीपीसी का 1908 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भारत में जो सिविल मुकदमे होते हैं, जो नागरिक मामलों से, जो नागरिक व्यक्ति होते हैं, नागरिक मामले को संचालित करने के लिए इस प्रक्रिया को बनाया गया है। यह कानून मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण और एक समान हो। दूसरी बात इसमें यह है कि यह कानून कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि सिविल अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा कैसे चलाया जाए, न्याय कैसे मांगा जाए और अदालत में कार्रवाई कैसे की जाए। ये कानून ये कहता है। नंबर 1 चीज स्पष्ट हो गई। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हम देख लेते हैं। हालांकि ब्रिटिश काल के समय से बनाया गया कानून है, उसकी डिटेल मैंने ई बुक के अंदर लिखी हुई है, वहीं से मैं आपको जानकारी दूंगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि प्रारंभ में भारत में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग सिविल प्रक्रियाएं सीपीसी थी, अलग अलग सिविल प्रक्रियाएं संहिताएं थी प्रारंभ में भारत में। इस असमानता को समाप्त करने के लिए 1908 में एकीकृत संहिता लाई गई, जिसे सीपीसी 1908 कहा गया, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कहा गया। इसमें 1 जनवरी 1909 को यह पूरे भारत में लागू किया गया। ये इसकी संक्षिप्त में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस संहिता में क्या क्या शामिल है। इस संहिता को सर कुल 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 भाग में धाराएं, जिसमें 1 से 158 तक धाराएं हैं, और ये धाराएं स्थायी प्रकृति की होती हैं और पूरे भारत में, पूरे देश में एक समान रूप से लागू होती हैं। इसी प्रकार से आदेश और नियम भी इसमें बनाए गए हैं। कुल 51 आदेश हैं सर इसमें। प्रत्येक आदेश के अंतर्गत कोई नियम होते हैं, मतलब हर एक आदेश के अंदर उप नियम भी दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी मैंने कुछ वीडियो बनाए, आदेश 11 नियम 12, आदेश 11 नियम 21। तो ये आदेश 11 एक
आदेश हो गया, ये जैसे आदेश 11 नियम 10, तो इस आदेश 11 में आदेश 11 नियम 1, 2, 3, 4, 5, 6 से उपनियम भी बनाए गए हैं और उसमें विभिन्न परिस्थिति और कंडीशंस को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से अदालत में उस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। तो इसमें कुल 51 आदेश हैं भाग 2 में, और आदेश प्रक्रियात्मक पहलुओं को स्पष्ट करते हैं, जैसे वादी प्रतिवादी का नोटिस और उसमें किस प्रकार से प्रोसीजर अपनाई जाएगी, गवाही, समन, निषेधाज्ञा, डिग्री, पुनरावलोकन, अपील वगैरह, ये सभी इन आदेशों में भी दिए गए हैं और धाराओं में भी दिए गए हैं। जैसे कि धारा 96 में अपील का दिया गया है, 100 में दिया गया है अपील के बारे में द्वितीय अपील, और आदेश 43 नियम 1 के तहत दिया गया अपील का प्रावधान अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में, ये सभी इसमें बताया गया है। सीपीसी का उद्देश्य क्या है सर, ये भी शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि न्यायपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करना, नियमितता बनाए रखना, प्रक्रिया में पारदर्शिता और संबद्धता रखना तथा दोनों पक्षों को समान अवसर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है सिविल प्रक्रिया संहिता का। सीपीसी का उपयोग कब होता है सर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का उपयोग कब होता है, जब किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का हनन होता है, जैसे भूमि विवाद, वसीयत विवाद, अनुबंध संबंधी विवाद और धन वसूली संबंधी विवाद, जो फौजदारी प्रकृति के नहीं है, जिसको हम कहते हैं मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या, मर्डर, बलात्कार, या इसी प्रकार के डकैती, लूट, चोरी, ये सब फौजदारी नेचर के अपराध होते हैं। इनसे हट के जो अचल संपत्ति से संबंधित विवाद हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, तो वो सभी में सिविल प्रक्रिया संहिता का उपयोग होता है। तब वह व्यक्ति अदालत में जाकर सीपीसी के अनुसार मुकदमा लगा सकता है। जिसके भी अधिकारों का हनन हुआ है, जमीन, मकान, प्लाट, खेती या वसीयत संबंधी विवाद, उत्तराधिकार संबंधी विवाद, ये सभी विवाद सिविल नेचर में आते हैं। और सीपीसी के तहत अदालत की शक्तियां क्या हैं, तो अदालत यह तय करती है कि केस में क्या प्रक्रिया अपनानी है, समन, साक्ष्य, गवाही, निषेधाज्ञा, फैसला, अपील आदि सब कुछ सीपीसी के निर्देशानुसार होता है। जब अदालत में मुकदमा जज साहब के समक्ष पेश कर दिया जाता है तो ये कार्रवाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं प्रतिवादी को, वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किया जाता है। वाद पत्र में आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो 9 आधार बताए गए उन सबका वाद पत्र में उल्लेख होना जरूरी है। आदेश 6 के तहत प्लीडिंग उसमें की जाती है वाद पत्र में, और प्रतिवादी को जब नोटिस होता है तो 30 दिन में उससे लिखित में जवाब मांगा जाता है कि आप इसका लिखित में जवाब दें। तो ये सभी प्रक्रियाएं इसमें अपनाई जाती हैं। और आखिर में इसमें सीपीसी में सर संशोधन के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको कि प्रथम मुख्य संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें कई पुराने प्रावधान हटाए गए और मुकदमे को तेज करने के लिए नए नियम जोड़े गए। इसमें आखिरी महत्वपूर्ण संशोधन समय समय पर हाईकोर्ट द्वारा नियमों से किया जाता रहा है। सीपीसी में कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे कि धारा 9 सिविल अदालत की अधिकारिता, धारा 10 स्थगन, इसमें सर कुछ प्रमुख धाराएं भी हैं, जैसे कि धारा 9 में सिविल अदालत की अधिकारिता बताई गई है कि वो किस प्रकार से मुकदमे सुनने का उसको अधिकार दिया गया है। धारा 10 में स्थगन, स्टे ऑफ सूट के बारे में बताया गया है कि इसी प्रकार से धारा 11 में रेस जेडुकेटा पूर्व न्याय का सिद्धांत के बारे में बताया गया है, और 39 में अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में बताया गया है, 96 से 100 में अपील के बारे में बताया गया है, आदेश 11 नियम 12 में डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, आदेश 11 नियम 21 में यदि वो दस्तावेज को प्रकटीकरण नहीं करता है और न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना करता है तो उसकी प्रतिरक्षा कार्ड भी दी जाएगी यदि वो प्रतिवादी है। यदि वादी है तो उसका वाद खारिज भी किया जा सकता है। इसके संबंध में मैंने अभी वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। उसमें मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है बब्बन सिंह विरुद्ध मशीन करके वो एक फैसला, उसकी पूरी डिटेल व्याख्या भी की है, ई बुक भी बनाई है और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी कर दिए। आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर एक अलग वीडियो बनाया है। आदेश 11 नियम 21 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे एक अलग वीडियो बनाया है। कुल 4 वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। और फैसला जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उसके साथ भी मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। और सीपीसी और सीआरपीसी में क्या फर्क है? सीपीसी नागरिक मामलों की प्रक्रिया है और सीआरपीसी आपराधिक मामलों की प्रक्रिया है। सीपीसी का संबंध धन संपत्ति अधिकार जैसे मामलों से, जबकि सीआरपीसी अपराधों से संबंधित लागू होती है।
सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब इसको तब्दील करके बीएनएसएस 2023 कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें संशोधन कर दिया गया, इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसमें सर जो सीपीसी 1908 में भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक ये रीढ़ है, और जिसके बिना न्याय दिलाना सर असंभव है। हर वकील, छात्र, नागरिक को इसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सर मैंने आपको संक्षिप्त में एक जानकारी दी है। अब इसके संबंध में जो डिटेल जानकारी है और महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इससे अतिरिक्त जानकारियां हैं जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं ई बुक के अंदर से। ई बुक से मैं आपका परिचय भी करा दूंगा और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको उसके अंदर से प्रदान करता हूं। तो आइए सर, आज का वीडियो सर हमारा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है। मैं हमारे अधिवक्ता जितने भी साथी हैं, एडवोकेट्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सभी विद्वान हैं, उनको तो कानून की पूरी जानकारी है। लेकिन एक आम व्यक्ति के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर ये सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है। मेरे वीडियो में भी कई लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछते हैं कि सर ये सीपीसी क्या है, ये सीपीसी की धाराएं क्या होती हैं, ये कब लागू होती है, इसमें कैसे मुकदमे पेश किए जाते हैं। एक आम व्यक्ति के मन में भी अक्सर ये सवाल उठता है जब उसके साथ कोई मामला पेश आ जाता है। यदि उसकी जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, मकान पर कोई कब्जा कर लेता है, तो वो कहीं से सुनता है कि अदालत में भाई तुम्हें दीवानी दावा लगाना पड़ेगा। तब उसको पता लगता है कि दीवानी दावा लगेगा, फिर उसको पता लगता है कि वो सीपीसी के तहत लगेगा। तो सीपीसी क्या होती है, सवालात उसके मन में उठते हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। ये एक जबरदस्त वीडियो है, इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से सर आपको परिचित करवाया जा रहा है, ताकि आपके मन में उठने वाले उन सवालों का उत्तर आपको मिल सके कि आखिर ये सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है। प्रत्येक आम और खास के लिए ये वीडियो है, एक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी से भरा वीडियो है। इसको आप पूर्णतः देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आइए सर, अब मैं आपको इस ई बुक की ओर लेकर चलता हूं, जिसमें मैं इस जानकारी से अतिरिक्त जानकारी आपको प्रदान करूंगा। आइए सर। पढ़ने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं कि वो सभी विधि के छात्र जिन्होंने अभी अभी लॉ में प्रवेश लिया है, चाहे वो 3 वर्ष की एलएलबी कर रहे हो या 5 वर्ष की एलएलबी कर रहे हो, जिन्होंने जस्ट अभी लॉ के क्षेत्र में कदम रखा है, ये उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि वो 12th पास करके जस्ट एलएलबी में उन्होंने प्रवेश लिया है, तो उनको भी इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है कि आखिर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है। वो धीरे धीरे उससे परिचित होते हैं। और हर एक आम व्यक्ति के लिए भी, मैंने गांवों में भी लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को, कि जिन्हें कानून की बड़ी जानकारी होती है और वो बड़े जागरूक और उत्सुक होते हैं कि आखिर ये सीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। उन्हें धाराएं तक याद होती हैं, वो कई बार वकील साहब को धाराएं तक भी बता देते हैं कि वकील साहब इन धारा के तहत इसमें ये आएगा। और सीपीसी में भी वो बता देते हैं कि सर हमें स्थगन लेना है, स्टे लेना है, या दीवानी दावा पेश करना है। तो बहुत सी जानकारियां वो भी रखते हैं। तो वो भी बड़ा जागरूक और उत्सुक रहते हैं इस प्रकार की जानकारी को लेने के लिए। और शहरों में भी कई लोग इस बात की जानकारी रखते हैं, एक आम व्यक्ति। तो मेरा वीडियो ये सभी के लिए है और सभी अधिवक्ताओं के लिए भी है। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि मेरे अधिवक्ता सभी विद्वान हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो बड़ा खास है। इसमें जो जानकारियां दी गई हैं उससे सभी लोगों का नॉलेज बढ़ना और ज्ञान में वृद्धि होना, और एक तरीके से इससे परिचित होना कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए सर, अब हम ई बुक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको मैं वो खास जानकारियां देता हूं जो आपके लिए तैयार की हुई है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में, सिविल प्रोसीजर कोड, ये हमारी ई बुक का नाम है और यही सर हमारे वीडियो का टाइटल भी है। इसमें जो विषय सूची में अध्याय 1 में परिचय है, अध्याय 2 में सिविल मुकदमों की प्रक्रिया, अध्याय 3 में मुकदमे के प्रकार, अध्याय 4 में निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया, अध्याय 5 में सिविल प्रक्रिया में विवाद का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, अध्याय 6 में विशेष प्रावधान और छूट, और अध्याय 7 में उदाहरण और प्रैक्टिकल केस स्टडीज के बारे में बताया है। डिस्क्लेमर मेरे द्वारा लिखी गई है, प्रस्तावना भी इसमें दी हुई है सर। और हम अध्याय 1 पे चलते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का इतिहास क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भारतीय नागरिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य सिविल मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और न्याय संगत बनाना है। इसका जो इतिहास है सर,
इसका जो इतिहास है, सिविल प्रक्रिया संहिता का पहला संस्करण 1859 में इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड के नाम से लागू किया गया था। यह कोड अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। मतलब आप जैसे 1908 से ही आप समझ लें कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से जो आजादी मिली, तो ये 1908 इसका जो आप शब्द देख रहे हैं तो आपको इसी से पता लगेगा कि ये भारत की आजादी से पहले ही इसको बना दिया गया था और उसके बाद फिर इसमें महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए थे। तो यह कोड अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। जो अंग्रेजों का जो भारत पे शासन था तो उस समय इसको तैयार किया गया था, उस समय की न्यायिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद 1908 में इसे संशोधित किया गया, तब से वर्तमान रूप में लागू है। ये इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है। और कानून क्या कहता है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो मैंने आपको अभी बताई भी है, और इसके बाद जो है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का महत्व, उद्देश्य तथा इस संहिता में क्या क्या शामिल है। सिविल प्रक्रिया संहिता का महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारत में सिविल मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, न्यायपालिका के लिए यह बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को समान अवसर और समान न्याय प्राप्त हो। इसमें कुछ उद्देश्य भी हैं। इसका जो उद्देश्य मैं बता रहा हूं आपको, सर की सीपीसी न्यायालय को स्पष्ट दिशा निर्देश देता है कि मुकदमे की प्रक्रिया किस प्रकार से की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो न्यायालय किस आधार पर संचालित होते, न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाता। तो इन सबको देखते हुए कि एक आम व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त हो, सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो, इसीलिए ये प्रोसीजर लागू की गई है। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, इससे सुनिश्चित होता है कि मुकदमे की सुनवाई निष्पक्ष रूप से हो, पक्षों की पूरी सुनवाई का अवसर मिले दोनों पक्षों को, और न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त हो। सीपीसी के तहत न्यायालय पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है, उन तक न्याय पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक संपत्ति विवाद है तो यह व्यक्ति सीपीसी के तहत न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है, मुकदमा पेश कर सकता है, उस पर सुनवाई होगी। सीपीसी यह सुनिश्चित करता है कि सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को उचित अवसर मिले और फैसले में कोई पक्षपाती बर्ताव ना हो। ये जो उदाहरण बताया गया है, मैं इसको और प्रैक्टिकली रूप से आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति के मकान पर किसी व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया, जबकि मालिक वही व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति, हम उसको ले लेते हैं, और बी नामक व्यक्ति ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। शासकीय सभी कागजात में मालिक ए है और रजिस्ट्री भी ए के नाम से है। ए उस जगह का मालिक भी है, रजिस्ट्री के आधार पर भी मालिक है, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं पास के शहर में रहने चला गया। कुछ समय तक उसके मकान पर ताला लगा था। कुछ गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने ताला तोड़ा और मकान पर कब्जा कर दिया और चुनौती दे दी कि अब तो हम इसके मालिक हैं। जब उसको खबर पड़ी, उसे बड़ा दुख हुआ, उसने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की। उसके बाद फिर उसके पास जो उपचार बचता, अंत में, सबसे अंत में वही उपचार बचता है कि उसे कोर्ट में दीवानी मुकदमा दाखिल करना होगा। दीवानी मुकदमा किस प्रकार से दाखिल किया जाएगा कि वाद वास्ते स्वत्व घोषणा और आधिपत्य दिलाए जाने के संबंध में। उसमें न्यायालय में जैसे ही वो वाद पेश करेगा तो सबसे पहले वाद रीडर की जांच रिपोर्ट के लिए जाएगा। रीडर उस पर जांच रिपोर्ट लगाएंगे, चेक करेंगे। वाद 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा, 2 A4 हरे कागजों पर। उसके साथ सूची अनुसार दस्तावेज, जैसे कि आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान दिए गए हैं, उसके अनुसार सूची अनुसार दस्तावेज पेश करना होंगे। जो दस्तावेज उसके पास नहीं है तो उसे लिखना होगा। वादी का रजिस्टर्ड पता उसको लगाना होगा, साथ में वकील पत्र पेश करना होगा, और प्रोसेस शुल्क जो 100 रुपए की लगती है वो ऑनलाइन निकाल के उसके साथ लगाना होगी। कोर्ट फीस उसको लगाना होगी। वाद का मूल्यांकन उसको करना होगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार उसमें दर्शाना होगा कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को पेश है। लिमिटेशन उसमें दर्शाना होगी कि निश्चित समय अवधि में वाद पेश है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर तो ताला तोड़ के मकान पे कब्जा किया और चुनौती दे दी, और चुनौती देने के बाद वो सुन के बैठ गए, जो मकान मालिक हैं बिल्कुल बैठ गए इत्मीनान से, ना तो थाने में रिपोर्ट की ना कुछ किया। उन्होंने कहा कि अब हम मालिक इधर आना जाना, अगर इधर आ गए तो अब आपकी खैर नहीं, ये उन्होंने चुनौती दे दी और इस जगह के अब हम मालिक होगा आज से। अब मालिक ने इतने
उनको जो भी समझ लें आप कि उन्होंने ना तो रिपोर्ट की ना अदालत में दावा लगाया और 12, 13, 14 साल निकाल दिए सर। तो इसी स्थिति में एडवर्स पोजीशन जिसको हम कहते हैं, प्रतिकूल कब्जा, वो भी एक्टिव होने लगता है और वो भी एक्टिव हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, लिमिटेशन का आप ध्यान रखें कि आप निश्चित समयावधि के अंदर ही दावा पेश कर दें। और दावा पेश कर जैसे ही आप दावा पेश करेंगे तो उसको सूचना जारी होगी आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, और उसको तामील होने के बाद 30 दिन के अंदर उसका लिखित उत्तर देने को कहा जाएगा। जब वो लिखित उत्तर दे देता है तब उसके बाद उस पर वाद विषय बनाए जाएंगे न्यायालय के द्वारा, और उन वाद विषयों पे जजमेंट देने के लिए साक्ष्य प्रारंभ की जाएगी। पहले आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अदालत में लिखित बयान पेश हुआ करते थे, लेकिन अब डायरेक्ट ये चीफ कराया जाता वकील साहब के द्वारा डायस पे विटनेस बॉक्स में गवाह को खड़ा करके जज साहब के समक्ष, और जो उनके बाबूजी साहब होते हैं वो उसको टाइप करके लिखते हैं। उसका प्रति परीक्षण विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा कराया जाता है, जो प्रतिवादी के अधिवक्ता होते हैं। उसके बाद प्रतिवादी की एविडेंस होती है, उसके बाद बहस होती है, उसके बाद अंत में जजमेंट होता है। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया। एक उदाहरण आया था बीच में, तो मैंने इस उदाहरण को सर आपके साथ जोड़ के इसमें बता दिया। अब इसमें हम आगे चलते हैं, सिविल मुकदमे का सामान्य ढांचा क्या होगा, इस संहिता में क्या क्या शामिल है। जैसे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, मैंने सर आपको अभी बता दिया है। और इसके बाद इसमें याचिका दायर करना, तो पहला कदम याचिका दायर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाद पत्र पेश किया जाएगा, तो उसी के संबंध में इसमें बताया है कि पहला कदम याचिका दायर करना है, जिसमें मांग या दावा किया जाता है। याचिका में स्पष्ट रूप से दावे में यह बताया जाता है कि किन कारणों से मुकदमा किया गया है। इसे प्लेंट भी कहा जाता है या वाद पत्र भी कहा जाता है। धारा 26 सीपीसी वादों का संस्थित किया जाने के बारे में बताती है। इसमें याचिका दायर करने का तरीका और स्थान निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार से वो पेश किया जाएगा। उसके बाद नोटिस जारी करना, जो मैंने आपको बताया, न्यायालय याचिका प्राप्त होने के बाद विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करता है ताकि वो अपनी बात रख सके। ये धारा 27 जो है सर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसके तहत न्यायालय का आदेश होता है कि प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भेजा जाए और सुनवाई की तारीख दी जाए। और आदेश 5 भी इसी के संबंध में प्रावधान बताता है, जो नोटिस दिए जाने का प्रारूप और उसके प्रावधानों के बारे में बताता है। उत्तर दाखिल करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब प्रतिवादी को नोटिस जारी होता है तो वह अपनी जवाबी याचिका दाखिल करता है, जिसमें वो अपने पक्ष को स्पष्ट करता है। तो आदेश 8 सीपीसी, इसमें प्रतिवादी का जवाब देने का अधिकार होता है ताकि वो अपने पक्ष का बचाव कर सके। साक्ष्य और गवाही होती है सर इसमें, और निर्णय और फैसला होता है। फिर इसमें पक्षकारों की गवाह ली जाती है, जो मैंने आपको बताया। धारा 33 में निर्णय देने की प्रक्रिया और अंतिम आदेश की जानकारी इसमें दी गई है। उदाहरण, अगर 2 पक्षों के बीच एक संपत्ति का विवाद है तो एक पक्ष न्यायालय में दावा करता है, जो मैंने आपको उदाहरण से सर समझा ही दिया अभी। और सिविल मुकदमों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो सबसे एक तो नंबर 1 है सर मुकदमा दायर किया जाएगा, जो मैंने आपको पूरा लगभग बता दिया है। मुकदमा दायर करने के चरण होंगे, 26 के तहत मुकदमा दायर होगा। और उसके बाद यदि एक और सर इसमें महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, कानूनी नोटिस, यदि मुकदमा जो है कि सरकार के खिलाफ है या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध है, तो कानूनी नोटिस की जो सूचना देना आपको आवश्यक होगा, जो किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है। धारा 80 सीपीसी के तहत है वो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया है। कानूनी नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये विशेष तौर से गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट कर्मचारी के खिलाफ जब कोई दावे लगाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। कानूनी नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू होती है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या सरकारी निकाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना चाहता है। नोटिस भेजने से पहले व्यक्ति को उस पक्ष को 60 दिन का समय देना होता है ताकि वह अपनी स्थिति पर विचार कर सके और विवाद को सुलझा सके। नोटिस का उद्देश्य क्या है, ताकि या तो वो 60 दिन के अंदर उस मामले को हल कर दें, और नहीं करते हैं तो फिर आपको कोर्ट में दावा पेश करना होगा। इसका एक उदाहरण भी है सर, मैंने बताया है, न्यायालय में पेशी और सुनवाई की प्रक्रिया। और धारा 27 में पेशी और सुनवाई के प्रमुख चरण। एक बार जब मुकदमा दायर हो जाता है तो न्यायालय सुनवाई की तारीख निर्धारित करता है, उस तारीख को पेशी कहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना दी जाती है कि वो अदालत में उपस्थित हों और अपनी अपनी बातें रखें। साक्ष्य प्रस्तुत करना, ये सभी जो जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। और धारा 32 जो है सर, उपस्थिति के लिए आदेश का पालन न करने पर दंड, इसमें व्यक्तिकरण और दंड बताए गए हैं। और धारा 33 में सुनवाई और निर्णय के बारे में बताया गया है। धारा 34 में इंटरेस्ट ब्याज के बारे में बताया गया है। धारा 35 में वाद व्यय के बारे में बताया गया है। इसमें उदाहरण भी है सर, क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं इसलिए मैं आपको मुख्य मुख्य बातें आपको बता रहा हूं, बाकी मैंने बहुत कुछ इस ई बुक के अंदर लिख दिया है। मुकदमे के प्रकार सर हम देख लेते हैं।
सिविल मुकदमे कितने प्रकार के हो सकते हैं? नंबर, इसको मैं कुछ प्रारंभ से ही बता देता हूं आपको। सामान्य और विशेष सिविल मुकदमे। क्या है सामान्य सिविल मुकदमे? यह वे मुकदमे होते हैं जो संपत्ति, पैसों की वसूली, अनुबंधों के उल्लंघन, कब्जे के विवाद आदि से संबंधित होते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने किसी से 1 लाख उधार लिया और वापस नहीं किया तो वादकर्ता एक सामान्य सिविल मुकदमा दाखिल कर सकता है। विशेष मुकदमे, सिविल मुकदमे, ये वे मुकदमे होते हैं जो विशेष विधियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, वैवाहिक विवाद या अन्य पर्सनल लॉ के तहत कंपनी कानूनों से संबंधित मुकदमे। वैवाहिक विवाद के लिए सर जो है कि आगे इसमें बताया गया है, मैं आपको यहाँ भी जानकारी देता हूँ कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, जिसको फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है, बताया गया है। इसमें कुल 1 लगाए 23 धारा हैं और ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। इसमें धारा 9 में न्यायालय की ये कर्तव्य बताए गए हैं कि वो दोनों पक्षों में राजीनामे का पूरा प्रयास करेगा। राजीनामे के लिए 3 तारीखें नियत की जाती हैं। धारा 13 में इसमें कानूनी विशेषज्ञ को, वकील को उपस्थिति से प्रारंभ तौर से रोका गया है, लेकिन साथ ही इसी धारा में आगे बताया गया है कि न्याय हित में उनकी पैरवी की अनुमति दे दी जाती है। धारा 23 और धारा 21, धारा 19 में अपील के बारे में बताया गया कि 30 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में इसकी अपील होगी। और धारा 7 में इसमें क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है कि पति पत्नी से संबंधित जितने भी विवाद हैं वो सब फैमिली कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे। और पति पत्नी से संबंधित संपत्ति का भी यदि कोई विवाद है तो उसको भी फैमिली कोर्ट के द्वारा ही सुना जाएगा। धारा 7 के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है और फैमिली कोर्ट के ऊपर तकरीबन मैं 15 वीडियो बना चुका हूं। और उसमें धारा 7 का जो वीडियो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किया, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में भी मैंने बताया और उसके आधार पर संपूर्ण जानकारी भी आपको दी है। वो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसमें प्रासंगिक कथन ऑर्डर 37 संक्षिप्त प्रक्रिया वाले मुकदमों के बारे में बताया गया है। ऑर्डर आदेश 33 में गरीब व्यक्ति द्वारा दायर मुकदमा किस प्रकार से किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अकिंचन है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है। मैं एक मुकदमे का उदाहरण आपको देके बता देता हूं। मेरे पास एक मुकदमा है जो अभी भी चल रहा है फिलहाल कोर्ट में भी, कि वो व्यक्ति जब मेरे पास, ये सर मेरा बताने का मकसद आपको सीखना सिखाना ही है, ताकि इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट, उससे आप बहुत कुछ सीख सकें, आप समझ सकें। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है ये भी आप समझ सकें, क्योंकि ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ही मुकदमा मेरे द्वारा कोर्ट में पेश किया गया है। सर्वप्रथम वो व्यक्ति एक तो दोनों पैरों से विकलांग है, चल लेता है जैसे तैसे धीरे धीरे, और उसकी कोई शादी भी नहीं हुई, ना कोई संतान है। उसके 2 भाई भी हैं। अब मामला ये हुआ कि उनके पिता की कुछ पैतृक जमीन की संपत्ति थी। जब पिता का देहांत हुआ तो तीनों भाइयों को बराबर संपत्ति प्राप्त हो गई। अब जब इस व्यक्ति को भी प्राप्त हुई जो दोनों पैरों से विकलांग है, तो इसके द्वारा उस जमीन पे उसके भाई को ही जमीन देके खेती करवाई जाने लगी। शुरू में भाई के द्वारा उसको कुछ हिस्सा दे दिया गया। बाद में उसके भाई ने कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया और उसको हिस्सा भी देना बंद कर दिया फसल का। तब वो मेरे पास आया। तो ऐसी दशा में फिर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कोर्ट में हमारे द्वारा पेश किया गया। अब वो कुछ सीधा भी व्यक्ति था और भावुक भी था और ऊंचा भी सुनता है। तो अब वो उस व्यक्ति ने जब कोर्ट में दावा लगाया, तब उसके भाइयों ने उसको ऐसा प्रेम पूर्वक जाल में फंसा और इतने आश्वासन उसको दिए कि ये दावा खत्म करवा ले और हम पूरे जीवन भर तुझको खाना भी देंगे, कपड़े भी धोकर देंगे, समय से तुझे चाय भी देंगे, तेरे रहने के लिए हम मकान जो टूटा फूटा उसको भी सही करा देंगे। तो उसने उनके भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और वो मेरे पास आया ही नहीं, जबकि वो वादी था और दावा मेरे द्वारा पेश किया गया था। वो मेरे पास आया ही नहीं और किसी अन्य वकील से मिलकर कोर्ट में राजीनामा पेश करके उस प्रकरण को समाप्त करवा लिया। और साथ ही उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ भाइयों के बीच में। उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि मैं स्वेच्छा से बिना रुपए लिए मेरे भाइयों को जमीन बेच रहा हूं और ये इसके एवज में मुझे पूरे जीवन भर खाना, कपड़ा, दवाई, रोटी देंगे और मेरा पूरा ख्याल रखेंगे।
इसके उसमें उसमें तकरीबन 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए से ऊपर की जमीन उसके भाइयों को बिना रुपये दिए रजिस्ट्री भी करा दी और एग्रीमेंट लिख के अपने पास रख लिया। ये जानकारी तो मुझे बाद में तब हुई, न्यायालय में जब मैं पेशी पर गया और मैंने नोट किया तब मुझे जानकारी हुई। वो दोबारा मुझसे आकर मिला भी नहीं। कुछ समय बाद अचानक उसके भाइयों ने उसको मारपीट करके घर से भगा दिया। रोटी कपड़ा मकान खाना पीना देना सब बंद कर दिया। तब वो दोबारा फिर मेरे पास आया। अब ऐसी स्थिति में क्या उपचार था? एक तो वो गरीब आदमी क्योंकि रजिस्ट्री वो करवा चुका है। अब रजिस्ट्री शून्य कराने का अगर दावा लगाया जाएगा तो रजिस्ट्री का जो मूल्य होता है, यदि विक्रेता और क्रेता में से कोई रजिस्ट्री को शून्य करने का दावा लगाता है तो जो विक्रय मूल्य होता है उस पर स्टाम्प ड्यूटी कोर्ट में अदा करना होती है। यदि कोई थर्ड पार्टी है उसे अदा नहीं करना होगी। इस बारे में साइटेशन भी है और मैंने चैनल पर स्पेशल वीडियो भी अपलोड किए हैं कोर्ट फीस के ऊपर, आप देख सकते हैं। अब मामला यह आ गया कि वो गरीब व्यक्ति अब वो कोर्ट फीस कहां से दे। हमने दावा तैयार किया कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख शून्य घोषित कराने और आधिपत्य दिलाए जाने के संबंध में। अब दावा कोर्ट में पेश किया गया। सर अब दावा कोर्ट में पेश तो कर दिया, बिना कोर्ट फीस के दावा पेश हो गया। हो कैसे सकता भला? तब उसके साथ ही धारा 33 का भी एक आवेदन धारा 33 का एक आवेदन हमारे द्वारा कोर्ट में लगाया गया, जो आदेश 33 जो बताया गया अभी इसमें, और उसमें न्यायालय से निवेदन किया गया कि अत्यंत गरीब व्यक्ति है और कोर्ट फीस भरने में सक्षम नहीं है। तब न्यायालय के द्वारा जिलाधीश महोदय को उसकी सूचना दी गई। जिलाधीश महोदय के द्वारा तहसीलदार और पटवारी को दी गई। पटवारी के द्वारा उसकी पूरी जांच की गई, उसकी पूरी संपत्ति की जांच की गई और रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई और ऊपर वाले की कृपा से अदालत द्वारा उस रिपोर्ट को मान्य किया गया और उसको कोर्ट फीस माफ करके अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। ये मेरा बताने का मकसद यही है कि निर्धन व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है तो वो बिना कोर्ट फीस के भी अदालत में मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन इस प्रोसीजर में कुछ समय लगता है। हमें 1.5 साल से 2 साल या कुछ उससे भी ज्यादा समय लग गया। रिपोर्ट आई, कई बार नहीं आई, ऐसे पेशियां बढ़ती गई, लेकिन अंत में वो रिपोर्ट आई और उसकी कोर्ट फीस अदालत के द्वारा माफ की गई। क्योंकि अधिकतम 1,50,000 रुपए तो कोर्ट फीस देना ही होती है किसी भी कंडीशन में। अंत लास्ट कोर्ट फीस है ये। तो उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब वो पैसे नहीं थे तो वो तो केस भी नहीं लड़ पाता। तब जाके वो दावा अदालत में अब अगली स्टेज में वो बढ़ गया। तो मेरा आपको बीच में बताने का मकसद यही है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, हम इसी पे बात कर रहे हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ही ये दावा पेश किया गया था। इसके फैक्ट मैंने आपको बताया ताकि आपको आदेश 33 की निर्धन व्यक्ति के द्वारा दावा पेश किया जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, इसकी भी आपको जानकारी मिल सके। हम आगे बढ़ते हैं सर। कानूनी राहत और उसकी प्रकृति। प्रत्यक्ष राहत, जब याचिकाकर्ता मुख्य अधिकार को लागू करवाना चाहता है तो उदाहरण संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त करना है। अंतिम राहत भी वो मांग सकता है, निषेधाज्ञा की भी मांग कर सकता है। यदि उसकी जमीन पे कोई अवैध रूप से कब्जा करने की धमकी देता है तो आदेश 39 नियम 1 और 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उस वाद पत्र में ही एप्लीकेशन पेश करके न्यायालय से निवेदन किया जा सकता है। अलग से ये कोई वाद पेश नहीं करना है। यदि आपने स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है तो उसी के साथ आदेश 39 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की एप्लीकेशन प्रस्तुत करके न्यायालय से मांग की जाएगी। उसके अंत में लिखा जाएगा कि प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में है, सुविधा का संतुलन हमारे पक्ष में है, और यदि ये अस्थायी निषेधाज्ञा हमें नहीं दी गई तो हमें अपूर्ण क्षति होगी और भविष्य में जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। ये 3 विशेष तत्व हैं जो आपकी प्लीडिंग में पूरे साबित भी होना चाहिए, दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, पढ़ने के बाद जज साहब को लगना चाहिए। आपको बहस के दौरान जज साहब को ये पूरा सेटिस्फाइड भी करना होगा कि यदि स्टे नहीं दिया गया तो किस प्रकार से वो आपकी भूमि पे मकान पे कब्जा कर सकते हैं। पुनर्विलोकन और अपील की प्रक्रिया। 96 में अपील का अधिकार है, प्रथम अपील का। 100 में द्वितीय अपील। 104 में विशेष आधारों के विरुद्ध अपील का बताया गया है। उदाहरण भी है सर इसमें। 114 में और आदेश 47 रूल 1 के अंतर्गत पुनर्वलोकन किया जा सकता है। धारा 114 सीपीसी और आदेश 47 नियम 1 के तहत पुनर्वलोकन का प्रावधान इसमें बताया गया है। ये सब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है उसी के तहत सर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इसका चार्ट भी मैंने तैयार किया है और निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में फिर आगे बताया है। इसमें धारा 2 की उपधारा 9 में सीपीसी में निर्णय की परिभाषा को बताया गया है कि निर्णय किस प्रकार से दिया जाता है, जो अंत में न्यायालय के द्वारा पूरे दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, गवाहों को होने के बाद, बहस सुनने के बाद जो फैसला दिया जाता है उसको अंत में निर्णय कहते हैं। इसको धारा 2 की उपधारा 9 में परिभाषित किया गया है।
ऑर्डर 21 सीपीसी निर्णय और डिक्री की तैयारी की प्रक्रिया निष्पादन के बारे में इसमें बताया गया है। आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में यदि आप केस जीत जाते हैं तो उसका फिर निष्पादन जो किया जाता है वो इसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसको इजरा भी कहते हैं। इजरा या डिक्री के निष्पादन का आवेदन, ये इसको कहा जाता है। विशेष बात है, निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए जिसमें तर्क और निष्कर्ष दोनों स्पष्ट हों। डिक्री, जब निर्णय लागू हो जाता है तो अदालत के आदेश का प्रभाव स्पष्ट होता है और इसे डिक्री कहा जाता है। मतलब निर्णय जब पारित कर दिया तो उसी के साथ अदालत के द्वारा डिग्री भी सर बनाई जाती है। धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री की परिभाषा दी गई है। अपील और पुनरीक्षण और पुनः परीक्षण, जो मैंने आपको अभी धाराएं बता दी हैं। 115 में सर रिवीजन के बारे में बताया गया है कि आप पुनरीक्षण कब कर सकते हैं, कि पुनरीक्षण वह होता है जहां कोई त्रुटि या प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ हो और यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो। मतलब उस क्षेत्राधिकार में अगर आता है तो आप रिवीजन की कार्रवाई इसमें कर सकते हैं। उदाहरण, अगर निचली अदालत ने ऐसे साक्ष्य स्वीकार किए जो नियमों के विरुद्ध थे तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में उसे देख सकता है। और पुनः परीक्षण रिव्यू, धारा 114 सीपीसी, आदेश 47, रूल 1 सीपीसी जो मैंने आपको अभी बताया। आदेश और फैसले के खिलाफ आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं इसमें, यह न्यायालय का कोई भी औपचारिक निर्देश है जो मुकदमे के दौरान किया जाता है। कोई भी आदेश अगर है तो धारा 2 की उपधारा 4 में आदेश की परिभाषा दी गई है। मैं उसको सामान्य शब्दों में आपको बता भी देता हूं कि जैसे न्यायालय ने कार्रवाई के विचारण के दौरान किसी भी आवेदन पर कोई आदेश किया तो वो अंतरिम आदेश कहलाता है, और गुण दोषों के आधार पर बहस सुनने के बाद जो अंतिम फैसला किया जाता है तो उसे अंतिम आदेश कहा जाता है। तो आदेश के विरुद्ध रेमेडीज जो है, आदेश 43 नियम 1 सीपीसी के अंतर्गत उसकी अपील होती है सर, जो अंतरिम आदेश होते हैं। अन्यथा रिट याचिका या पुनरीक्षण का सहारा लिया जा सकता है। इसको चार्ट से भी मैंने समझाया है। सिविल प्रक्रिया में विवाद समाधान, इसमें जो विवादों को कैसे सुलझाया जाता है, तो 89 धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो है उसके लिए राजीनामे के लिए कार्रवाई नियत की जाती है। मध्यस्थता, जिसको हम कहते हैं मीडिएशन, मध्यस्थता एक गैर औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ दोनों पक्षों की बात सुनकर एक आपसी सहमति बनवाने का प्रयास करता है। ऑर्डर 10 रूल 1 ए सीपीसी और धारा 89 सीपीसी, एडीआर की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए अदालतें वाद को सुलह, मध्यस्थ आदि के लिए भेज सकती हैं। ये एक कार्रवाई के प्रारंभिक दौर में ये कार्रवाई होती है। उदाहरण है, रमेश और सुरेश के बीच एक संपत्ति का विवाद है। कोर्ट उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजती है जहां एक स्वतंत्र मध्यस्थ उनकी बात सुनकर ऐसा समाधान सुलझाता है जिससे मुकदमा खत्म हो जाए, दोनों में राजीनामा हो जाए, विवाद समाप्त हो जाए। एक प्रयास होता है सर, अगर सफल हो जाता है तो राजीनामे के आधार पर निर्णय कर दिया जाता है, और नहीं होता है तो कार्रवाई फिर विधि अनुसार प्रोसीजर से आगे बढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार से इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 है, यह सीपीसी के साथ मिलकर काम करता है। और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये एक अतिरिक्त इसमें बताए गए हैं कि सीपीसी की धारा 89 को बढ़ावा देने के लिए मुख्य धारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 का भी जिक्र आया है। सिविल मामलों में समझौता, जैसा कि आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में बताया गया है कि दोनों पक्ष यदि चाहते हैं समझौता सर, जिसको हम कंप्रोमाइज डिग्री भी कहते हैं, यदि दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है समझाइश के द्वारा, राजीनामे के द्वारा, प्रकरण की किसी भी स्टेज पर, तब आदेश 23 नियम 1 के तहत राजीनामा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है दोनों पक्षों की ओर से, और न्यायालय उसको स्वीकार करके उसके आधार पर निर्णय देता है। इसमें आदेश 23 रूल 3 सीपीसी, यदि दोनों पक्ष लिखित रूप से समझौता पेश करे तो न्यायालय उस पर डिग्री पारित कर सकता है। उदाहरण है सर, दोनों पक्ष भूमि के बंटवारे पर सहमत हो जाते हैं। पारिवारिक विवाद है, जैसे एक पिता की 4 संतानें हैं, उसमें किसी ने जमीन पे ज्यादा और किसी को कम हिस्सा दिया गया, उसको लेकर अदालत में दावा पेश किया गया, और बाद में वाद विचारण के दौरान ही उनके मन में ये बात आई कि हम आपस की लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं और जिसका ईमानदारी से जो हिस्सा बनता है हम उसको दे देते हैं। तब आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वो आवेदन पेश कर सकते हैं और न्यायालय उस आधार पर डिसीजन प्रदान कर सकता है। इसमें आगे सर जो बताया गया है कि विशेष प्रावधान और छूट,
सामूहिक दावे और विशिष्ट मुकदमे, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर। रिप्रेजेंटेटिव सूट एंड स्पेशल सिविल केसेस, ये सर हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया गया है। लगभग लगभग मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए कलेक्ट की हैं, ताकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, ये जो सवाल आपके मन में जब पैदा हो तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पूर्णतः जवाब मिल जाए कि हाँ सिविल प्रक्रिया संहिता में क्या क्या प्रावधान बताए गए। सामूहिक दावे, रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं सर इसे। जब किसी समूह या समुदाय के अधिकारों को प्रभावित करने वाला मुद्दा हो तो उनमें से कोई एक व्यक्ति पूरे समूह की ओर से मुकदमा दायर कर सकता है। मतलब कई लोगों की ओर से एक व्यक्ति के द्वारा भी दावा किया जा सकता है। यह आदेश एक रूल नियम 8 सीपीसी में प्रावधान बताए गए हैं। आदेश 1 नियम 8 में वेयर न्यूमरस पर्सन हैव द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। इसको उदाहरण से देख लेते हैं, समझने में सर आसानी हो जाएगी। एक कॉलोनी के सभी निवासी जल आपूर्ति की समस्या से परेशान है, वे सब अदालत नहीं आ सकते, इसलिए कॉलोनी का एक सदस्य सबकी ओर से मुकदमा पेश कर सकता है। विशिष्ट मुकदमे, कुछ विशेष प्रकार के मामलों के लिए सीपीसी में अलग प्रावधान होते हैं। जैसे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दावा है तो उनको धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत नोटिस देना अनिवार्य है। चुनावी विवाद, बाल श्रम, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण संरक्षण आदि से जुड़े सिविल दावे और ये विशिष्ट प्रकार के मुकदमों में माने गए हैं। भारत में विशेष न्यायालय का गठन भी किया गया है सर, जैसे कि दीवानी न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट, जिसको मैंने अभी वीडियो के बीच में ही आपको बताया था पूरी डिटेल जानकारी। राजस्व न्यायालय, जैसे कि राजस्व संहिता होती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम 1950 वहां स्पेशल रूप से लागू किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1908 लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में जो ये लागू किया गया उसके संबंध में आपको कुछ जानकारी और दे दूं मैं, कि जैसे कि मुस्लिम विधि के तहत भी यदि कोई दावा पेश किया जाएगा तो वो भी दीवानी प्रकृति के मामलों में ही आएगा। उदाहरण के तौर पे आप उसको ये ले लें कि मुस्लिम विधि के तहत ये कानूनी प्रावधान बताए गए हैं पर्सनल लॉ के तहत, कि कोई भी व्यक्ति 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसके दूसरे उत्तराधिकारी सहमति प्रदान कर देते हैं तब ये की जा सकती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है। अब यदि उसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, यदि ज्यादा वसीयत कर दी जाती है तो उसके लिए फिर अदालत में दीवानी दावा लगाया जाता है। अब आपके द्वारा यदि मध्य प्रदेश में दावा लगाया जाएगा, हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता पूरे भारत में लागू है, लेकिन आपने दावा मध्य प्रदेश में लगाया तो आप उसको इसी प्रकार से चुनौती देंगे वसीयत को, कि वसीयत को शून्य घोषित किया जाए। ये हम दूसरे उत्तराधिकारी ही लगाएंगे। जैसे एक भाई के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर दी, 2 भाइयों को छोड़ दिया, उनकी सहमति भी नहीं ली गई, तब वो 2 भाई अदालत में दावा लेकर आ सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि इस वसीयत को शून्य घोषित किया जाए। ये विधि विरुद्ध वसीयत है, हमारी सहमति के बगैर की गई है, और इस वसीयत में जो भूमि दी गई है उस भूमि पे हमारा भी बराबर का अधिकार और हक है, और अदालत में साबित करते हैं तो फैसला उनके पक्ष में न्यायालय गुण दोषों के आधार पर जो भी उचित समझेगा वो न्यायालय फैसला देगा। लेकिन कानून ये कहता है कि उनका अधिकार है और इस प्रकार से जो वसीयत की जाती है वो विधि विरुद्ध होगी। सहमति ले ली गई तो वो मुस्लिम विधि के तहत वैध हो जाएगी। अब हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं। ये मैंने आपको मध्य प्रदेश की जानकारी दे दी। तो उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी अधिनियम 1950 है उसमें पर्सनल लॉ मुस्लिम विधि का ये प्रावधान उसमें समाप्त किया गया है, रोका गया है। उसमें बताया गया है कि कोई एक मुस्लिम व्यक्ति संपूर्ण संपत्ति की भी वसीयत कर सकता है। अब यदि इसी स्थिति में दूसरे भाई क्या करेंगे? कई बार ऐसा भी होता है कि इस कानून का फायदा कुछ गलत तरीके से भी उठाया जाता है। गलत तरीके से कैसे? कि अब हमें पता तो है कि ये कानून है, अब वहां आप उत्तर प्रदेश में यदि संपूर्ण भूमि की वसीयत कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी के बेटे के पक्ष में कर देता है तो वो कानूनन मान्य हो जाएगी। तब कई बार ऐसे भी चालबाजियां की जाती हैं कि उन्हें बहला फुसलाकर कोर्ट में ले जाया जाता है कि ये आपके नामांतरण के कागज हैं या इसमें कुछ आवेदनों में संशोधन करना है, आप दस्तखत कर दें। उनसे दस्तखत करवा ली जाती है, नोटरी करवा ली जाती है, या सादे कागज पर लिख ली जाती है, या रजिस्ट्रार ऑफिस में भी ले जाकर वसीयत करवा ली जाती है, कुछ झूठ बोलकर कि ये नामांतरण में कुछ संशोधन होना है, ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 90-100 साल की उम्र वर्तमान में भी जिनकी है, 90 साल की 100 साल की उम्र,
तो उनको बहुत से कानून कायदों की जानकारी नहीं होती है, और जब उनके ही पुत्र कुछ ऐसी जानकारी देते हैं तो वो उस पर सर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जब वो वसीयत लिख ली जाती है, तब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के साथ अहित हुआ है तो उसके पास ये उपचार उपलब्ध होता है कि उस वसीयत को इन्हीं ग्राउंड के आधार पर वो चुनौती दे। क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में भी बताया गया है प्रावधान, मुस्लिम विधि में भी बताया गया है, हिंदू विधि के तहत भी वसीयत के प्रावधान बताए गए हैं। क्योंकि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सर, ये सब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ही आएंगे, ये जो दावे आएंगे सर। मेरा बताने का मकसद यही है, हमारे वीडियो का टाइटल भी यही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है। तो ये मैं आपको जानकारी इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप पूर्णतः परिचित हो लेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है और किस प्रकार से मुकदमे इसमें पेश किए जाते हैं। तो उसको मुख्यतः फोकस इस बात पर करना होगा। दूसरा, उसके पास एक उपचार ये भी होगा सर कि 142 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वो याचिका भी दायर कर सकता है, और ऐसी कंडीशन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये पूर्ण अधिकार है कि वो न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक तलाक पे एक बड़ा फैसला मैंने अभी मेरे चैनल पर अपलोड किया है। आप ये भी सर सिविल नेचर के मामले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, हमारा आज का वीडियो का टाइटल भी यही है। तो मैं आपको बता भी इसलिए रहा हूँ कि एक वो मामला वो जो इसी से ताल्लुक रखता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि यदि वसीयत में ये कंडीशन बनी तो हम क्या कर सकते हैं। आप अपील कर सकते हैं यदि व्यवहार न्यायाधीश महोदय के द्वारा वर्ग 1 के या 2 के द्वारा आपके विरुद्ध फैसला कर दिया गया है उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम को मद्देनजर रखते हुए, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील के अलावा जो आपके पास आधार होंगे, जो जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा ख में ये प्रावधान बताया गया, ये ला में लिखा हुआ है कि यदि 1 वर्ष या उससे अधिक समय से दो पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो वो आपसी सहमति से कोर्ट में याचिका पेश कर सकते हैं 6 माह की अवधि के पश्चात और 18 माह की अवधि के पूर्व। यदि वो याचिका वापस नहीं ली जाती है तो अदालत उनकी तलाक घोषित कर सकती है, विवाह विघटन दे सकती है। ये ला में लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अपलोड किया है मेरे चैनल पे, वीडियो भी अपलोड है इससे, तलाक पर बड़ा फैसला, तो उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो बताया गया है कि क्या ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाए कि काफी समय से वो अलग रह रहे हैं और एक पक्ष सहमत नहीं है तलाक पर, दूसरा पक्ष सहमत है, तब न्यायालय को, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ऐसी स्थिति में सकारात्मक उत्तर दिया है कि ऐसी स्थिति में उनकी तलाक को विघटित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ये कानून बुक में अभी नहीं बना है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो चैनल पर अपलोडेड है, उसकी ई बुक भी मैंने बनाई है जो उसी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपलोड की है। ये इसको बताने का मेरा मकसद यही है सर कि जो वसीयत का मामला है, तो यदि वो भी याचिका भी दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और 142 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के तहत, तो उसके तहत वो जो आदेश पारित करेंगे तो वो विधि और कानून से उठकर होगा। जैसा कि प्रावधान जरूर दिए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि ये जो मैंने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बताया था उसमें उन जो याचिकागण थे उन्होंने वो याचिका ही वापस ले ली थी और उस मुद्दे पर तो कोई डिसीजन ही नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये उसमें न्यायिक सिद्धांत पारित किए गए थे, ये राय जाहिर की गई थी कि न्यायालय उसमें समय अवधि को भी समाप्त कर सकता है और डायरेक्ट वो उसमें तलाक दी जा सकती है। अब वो उसमें 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी दिया, अब वो इन फ्यूचर लॉ बनेगा, बुक में चेंज होगा, वो एक अलग चीज है सर। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत भी शक्तियां दी गई हैं। उसके बाद सर वो अपील भी कर सकता है, उसको ये भी प्रावधान है। तो ये सभी सिविल नेचर के मामले में आते हैं सर। मेरे बताने का मकसद यही था कि हम बात भी कर रहे हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, तो ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई, जो आधार बताए, जो फैक्ट बताए, ये सब सिविल नेचर में आते हैं। इसमें अनुच्छेद 247 संसद को विशेष न्यायालय बनाने की शक्ति भी देता है संवैधानिक अधिकार में, ये भी हमारे टाइटल से संबंधित है। जैसे कि फैमिली कोर्ट, कमर्शियल एक्ट 2015, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको 4 में भी सर मैंने समझाया है। और धारा 89 सीपीसी का सम्मेलन 1999 में हुआ ताकि वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर का प्रयोग बढ़ सके।
इसमें विशेष छूटें भी हैं सर, जैसे सरकारी कर्मचारियों को नोटिस, गरीब पक्षकार है तो उसके लिए आदेश 33 है। और यदि ये किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पूर्व 2 महीने का नोटिस देना अनिवार्य होगा। आदेश 33 के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका चार्ट भी मैंने इसमें तैयार किया है सर। सिविल मुकदमों के उदाहरण भी मैंने काफी उदाहरण दे दिए सर आपको। इसमें खाली महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आदेश 7 नियम 1 सीपीसी, इसमें प्लेंट के लिए आवश्यक वो कंटेंट बताए गए हैं, कुल 9 कंटेंट हैं वो, कि वो उनको उसमें लिखा जाएगा। जैसे ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, क्षेत्राधिकार लिखा जाएगा, लेफ्ट में प्रकरण क्रमांक और पूरा नाम पता लिखा जाएगा, वादी और प्रतिवादी का अनुमान लिखा जाएगा, और उसके बाद क्षेत्राधिकार लिखा जाएगा। पूरा आपका जो भी तथ्य हैं जिस आधार पर आप दावा लेकर आए हैं वो लिखा जाएगा। वाद समय सीमा में प्रस्तुत है ये लिखा जाएगा। वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश किया गया है, प्रोसेस शुल्क, सलमाना, वकालतनामा, सभी चीजें जो मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूँ वो आदेश 7 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान बताए गए हैं। और सेक्शन 9 में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। और अनुबंध उल्लंघन का मामला है सर, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आदेश 6 नियम 1 सीपीसी के तहत प्लीडिंग की जाना चाहिए हमें। उसमें जो तथ्य बताए गए हैं उसमें तथ्यों का उल्लेख होगा, कानून का नहीं। आदि बहुत सी बातें हैं कि आप साइटेशन भी नहीं लिखेंगे, उसमें फैक्ट लिखेंगे। ये सब आपको साबित करना होगा बहस के दौरान कोर्ट में, जज साहब के सामने पेश करना होगा। धारा 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्षतिपूर्ति के बारे में बताया गया है। अभी इसमें सर मैं आ जाता हूँ, इसमें कुछ खास जो केसेस हैं वो और बता देता हूँ, प्रसिद्ध केस स्टडीज और उनके नतीजे। के मोदी विरुद्ध KN मोदी 1998। पारिवारिक व्यापार में हिस्से को लेकर ये दीवानी विवाद था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मुकदमा दुर्भावना से दायर किया गया है और कोई सच्चा विवाद नहीं है तो इसे खारिज किया जा सकता है। सिख सिविल प्रक्रिया संहिता का दुरुपयोग रोकने के लिए अदालत को शक्ति है। यदि अदालत को लगता है कि मुकदमा गलत है तो खारिज भी कर सकती है। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार से MC मेहता विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस 1988 ऑनवर्ड्स, गंगा नदी में औद्योगिक कचरे के कारण प्रदूषण बढ़ गया था। तब ये याचिका पेश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कठोर निर्देश दिए। यह जनहित याचिका PIL की सफलता का उदाहरण बना। ये भी एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, ये सभी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ही माने जाते हैं। तीसरा केस है ओल्गा टेलिस विरुद्ध बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, सड़क किनारे रह रहे लोगों को हटाने का प्रयास। ये ओल्गा टेलिस विरुद्ध बॉम्बे म्युनिसिपल पे मैंने सर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, और इस पूरी साइटेशन को शुरू से लेकर अंत तक पूरी डिटेल के साथ, फैक्ट के साथ उसमें समझाया है। ये ओल्गा टेलिस नाम से ही मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप इसको स्पेशल तौर पे उसमें देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने रहने का अधिकार को आर्टिकल 21 का हिस्सा बताया है सर। इसमें सिविल प्रक्रिया के जरिए मौलिक अधिकारों की रक्षा भी संभव है। इसमें जो है कि भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार, जैसे कि मुकदमों की लंबी अवधि, तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति, भारी अदालत शुल्क, पक्षकारों की संख्या में वृद्धि, ये इसमें किए गए हैं सर। इसमें किए जाने का प्रयास किया गया है। और आदेश 10 नियम 1 CPC पूर्व मुकदमा सुलह की पहल, निष्कर्ष और न्याय की और एक मार्ग कदम, ये अंत में सर इसमें समापन है। और समापन के बाद फिर मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जो लिखी हैं शॉर्ट में, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सर मैंने आपको बता दी है, ये अंत में लिखा है और उसका समापन है। तो इस प्रकार से सर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। जहां तक मुझसे बन सका, जहां तक विभिन्न कानूनों का और धाराओं का कलेक्शन मुझसे बन सका, मैंने आपके लिए तैयार करके ई-बुक में शामिल कर दिया है और वीडियो में भी आपको बता दिया है। हर व्यक्ति के मन में ये उठने वाले सवाल का मेरे द्वारा जवाब दिए जाने की पूरी कोशिश की गई है, पूरा प्रयास किया गया है कि मेरा वीडियो देखने के बाद एक आम व्यक्ति भी, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो विधि का छात्र हो, चाहे वो 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, या अभी अभी विधि के क्षेत्र में उसने कदम रखा हो, उन सभी के लिए, हर एक आम और खास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है इससे पूर्ण रूप से परिचित जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा इसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी जानकारी आपको दी गई है, दी जाने का प्रयास किया गया है।
और चूंकि सर वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन चूंकि कानून का विषय है उसको शॉर्ट में समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। यदि हम उसकी पूरी व्याख्या ना करें तो वो समझ में आना भी बड़ा मुश्किल से आ पाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो कुछ का कुछ समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैंने पूरी डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो तैयार किया है, और इसकी ई बुक भी मैंने आपको तैयार की है। इसकी कीमत 199 रुपीज़ मात्र मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपये। यदि आपको किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका पीडीएफ जरूर उपलब्ध कराएं, तो ये पीडीएफ ही है सर। विभिन्न कानूनों को इकट्ठा करके आपके लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें एक मार्गदर्शन, एक सूचना मान लें, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है। इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। वहां आपको ई बुक डाउनलोड, उसके आगे लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल पर ये डाउनलोड होने का ऑप्शन के रूप में दिखाई देगी। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, आपके स्मार्टफोन पर या आपके कंप्यूटर पर भी आप इसको देख सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये एक मात्र सूचना है, मार्गदर्शन, सूचना और इंफॉर्मेशन। आप मान लें कि हमारे मन में जब सवाल पैदा होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, कई लोगों को नहीं पता है सर, क्योंकि मैं कानून के क्षेत्र से जुड़ा हूं, अधिवक्तागण कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनको एक हंसी का विषय हो सकता है। वो इस विषय को सुनने के बाद हंस भी सकते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, क्योंकि उनके नॉलेज का स्तर काफी अलग है सर। जितने भी अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके नॉलेज का स्तर काफी बड़ा हुआ है। वो हजारों मुकदमे लड़ चुके हैं, हजारों बार बुक को पढ़ चुके हैं, और उनको ऐसा लगता है, लेकिन ये एक आम व्यक्ति के लिए, या वो व्यक्ति जो विधि के क्षेत्र में भी नया आया है, या कानून में एक गांव का व्यक्ति है, शहर का व्यक्ति हो जो जानना चाहता है, तो उन सभी के लिए बड़ा उपयोगी वीडियो है। और मैंने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जहां तक मुझसे हो सकती है देने की कोशिश की है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।